यूज़ ऑफ एच आई वी नहीं, हाई यील्डिंग HYV, यूज़ ऑफ HYVs। ठीक है, अभी हम कहाँ पे, ईस्टर्न प्लाटियो। ईस्टर्न प्लाटियो मतलब हम छत्तीसगढ़ वाले इलाके की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ प्लाटियो एंड हिल्स वाले। और हम सेंट्रल प्लाटियो एंड हिल्स मतलब वो मध्य प्रदेश वाला इलाका उसकी बात कर रहे हैं। उसमें एक तो पॉपुलेशन प्रेशर तो देखो कम है, पॉपुलेशन इतनी नहीं है, इतना बड़ा इशू नहीं है वहाँ पे। बट वहाँ की प्रोडक्टिविटी भी कम है। ठीक है, जैसे वहाँ पे सोयाबीन वगैरह उगती है, यही एक्सपेक्ट करते हैं ना, और क्या उग रहा है। और टर्मरिक टर्मरिक वगैरह उग रही है अपना उड़ीसा में। और वहाँ पे क्या राइस वगैरह उग रहे हैं, और क्या सबसिस्टेंस फार्मिंग हो रही है वहाँ पे। तो यही सब, जिंजर उग रहा है, तो ये सब वहाँ पे उग रहा है। और वहाँ पे लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लार्ज वॉल्यूम LW मतलब लैंड वाटर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लैंड वाटर अवेलेबिलिटी तो है, पर स्टिल वहाँ की लो प्रोडक्टिविटी है, पॉपुलेशन प्रेशर भी कम है। हाई प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम सॉइल बहुत ज़्यादा है, लेटराइट सॉइल वगैरह बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सॉइल इरोशन की दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। अब तो देखते हैं क्या सॉल्यूशन है। तो एक तो प्रोडक्टिविटी कम है, तो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ यूज़ करो, वैल्यू क्रॉप यूज़ करो। जैसे अभी वहाँ पे वैल्यू क्रॉप यूज़, हॉर्टिकल्चर वगैरह इतना नहीं हो रहा, तो हॉर्टिकल्चर करो, ऑयल सीड यूज़ करो, पल्सेस ग्रो करो वहाँ पे। अब इम्प्रूव करो इंडिजिनियस ब्रीड्स को, ताकि वहाँ पे हम अपना एलाइड सेक्टर की जो एक्टिविटीज़ है ना वो स्टार्ट कर सके। वाटरशेड डेवलपमेंट करो, जैसे वहाँ की जो नदियाँ हैं, जैसे महानदी वगैरह है, सुवर्ण रेखा महानदी, स्वर्णवती महानदी, ऐसी नदियाँ हैं, उनका यूज़ अच्छे से कर पाए। नए टैंक्स बनाओ, डिग्रेडेड लैंड को इम्प्रूव करो। अब सेंट्रल प्लेट्यू में क्या, मध्य प्रदेश वाले इलाके में, एक तो वहाँ पे ड्राई फार्मिंग करने की कोशिश करो, और वहाँ पे पानी लेके आओ, माइक्रो इरिगेशन की फैसिलिटीज़ बढ़ाओ, मतलब जो वाटर की यूटिलाइजेशन अच्छे से करो। अब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करो, डेयरी डेवलपमेंट करो, पोल्ट्री फार्मिंग करो। अब हम वेस्टर्न प्लेट्यू की बात कर लेते हैं एंड हिल्स की बात कर लेते हैं। तो ये वही वाला इलाका है, ये महाराष्ट्र वाला इलाका है ना। तो यहाँ पे सूखा बहुत ज़्यादा है, क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू द एग्रो क्लाइमेटिक क्रॉप्स नहीं उगा रहे, तो ये वाली दिक्कतें वहाँ बहुत ज़्यादा है। जो वाटर की वेस्टेज बहुत ज़्यादा है, इसके कारण जो महाराष्ट्र में अपना कॉटन उगा रहे हैं, हार्डली मतलब 3% से भी कम जो कॉटन वहाँ पे उग रही है, वो इरिगेटेड एरिया में उग रही है। मतलब जो कॉटन का ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, उसका लेस देन 3% जो है इरीगेटेड है, तो वो वहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है, तो वाटर का माइक्रो इरिगेशन, अच्छे से वाटर का यूज़ करना, और मार्केटिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़ को डेवलप करना, रिप्लेसिंग लो वैल्यू क्रॉप विद हाई वैल्यू क्रॉप्स के साथ रिप्लेस करना। ठीक है, ताकि वहाँ के फार्मर्स की इनकम बढ़ सके, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सके, डेयरी डेवलपमेंट करना। तो ये सब काम, क्योंकि डेयरी डेवलपमेंट देखो गुजरात में तो हो गई, तो वहाँ की इकोनॉमी कितनी बूस्ट हुई, तो डेयरी डेवलप अगर वेस्टर्न प्लाटियो एंड हिल्स में भी होगी, तो वहाँ पे भी बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगी। अगला है सदर्न प्लेट्यू एंड हिल्स। ये एक ड्राई इलाका है, तो वाटर सेविंग डिवाइसेस यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी यहाँ पे जवार, बाजरा, रागी, ये वाली चीज़ें ज़्यादा उगाई जा रही है। बट अब हमें मिलेट्स के से ऑयल सीड्स पे भी मूव करने की ज़रूरत है, ताकि वहाँ के इनकम ऑगमेंटेशन हो। ठीक है, हमारी जो हम सेल्फ सफिशिएंसी आ सके ऑयल सीड्स में भी। ठीक है, तो ग्राउंड नट, सीशम, सनफ्लावर, ये सब उगाने चाहिए हमें वहाँ पे। पोल्ट्री पोल्ट्री को प्रमोशन तो हर जगह ही करोगे तो अच्छा है। हॉर्टिकल्चर, टैंक इरिगेशन वहाँ पे, डेयरी फार्मिंग की। ठीक है, अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड हिल्स में देखते हैं, मतलब कोस्टल प्लेन्स की और ईस्टर्न घाट्स वगैरह की बात हो रही है। तो अब इसमें क्या, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो डिस्करेजिंग डिस्करेजिंग राइस मोनोकल्चर, बहुत ज़्यादा राइस मोनोकल्चर है, तो उसको डिस्करेज करो। क्योंकि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हमें करनी चाहिए रेदर देन मोनोकल्चर, क्योंकि मोनोकल्चर से पेस्ट प्रमोट होते हैं, पेस्ट प्रमोशन होता है, डिजीजेस लगने लग जाती हैं। ठीक है, प्लस वैगरीज ऑफ द नेचर पे फार्मर्स बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो बहुत सारी दिक्कत हो जाती है मोनोकल्चर से। और कोर्स ग्रेन रिप्लेस बाय पल्सेस, टोबैको, हाई वैल्यू क्रॉप से हमें जो मोटा अनाज है उसको रिप्लेस बाय करना चाहिए। ठीक है, पल्सेस उगानी चाहिए, ताकि वहाँ के फार्मर्स की इनकम बढ़ सके।
स्पाइसेस को, जैसे कि पेपर है, कार्डेमोम है, उनको कल्टीवेट करना चाहिए, एल्कलाइन एरियाज को ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, क्रॉप की इंटेंसिटी को, बेसिकली हमें क्रॉप की इंटेंसिटी बढ़ानी है तो हम स्पाइसेस वगैरह उगा सकते हैं, हॉर्टिकल्चर प्रमोट कर सकते हैं, राइस को, मोनोकल्चर को कम करना है। अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न घाट्स पे देख लेते हैं क्या है। अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में वही स्पाइसेस वगैरह तो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो हॉर्टिकल्चर, स्पाइसेस, कोकोनट, अपना बेवरेजेस जो हैं, टी, कॉफ़ी वगैरह, इनका प्रमोट करना, बहुत हाई वैल्यू क्रॉप्स को प्रमोट करना चाहिए। प्रॉन कल्चर, प्रॉन प्रॉन कल्चर मतलब वही कि क्रैब व्रैब्स जो होते हैं ना, प्रॉन कल्चर। फिर ड्रेनेज इम्प्रूवमेंट हमें करनी चाहिए। अब गुजरात प्लेन्स एंड हिल्स, इस इलाके में क्या इंपॉर्टेंट है, ये ड्राई इलाका है जिसमें टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ड्राई लैंड फार्मिंग करनी है, वेस्ट लैंड को डेवलप करना है। फिशिंग एंड एक्वाकल्चर, सरफेस ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, इन सब को हमें करना है। वेस्टर्न ड्राई रीजन्स में अभी बहुत ज़्यादा ज्वार, बाजरा वगैरह बहुत उगता है वहाँ पे। ठीक है, ऑयल सीड्स भी उगते हैं, पल्सेस भी उगती है, तो वहाँ पे हमें फ्रूट्स उगाने की ज़रूरत है, ताकि वो ऐसा, अगर हम सिल्वी कल्चर करते हैं तो फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी, प्लस जो सॉइल स्टेबलाइजेशन में भी मदद करेगा। सॉइल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, सॉइल, ऐसे सॉइल की क्वालिटी, ह्यूमस इम्प्रूव होना सॉइल के अंदर, ये सब भी इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है, अपना फ्रूट्स कैसे, डेट, पाम, गुआवा, वाटरमेलन, ऐसे फ्रूट्स, डेट, पाम, गुआवा, वाटरमेलन। पेस्टोरल सिस्टम इम्प्रूवमेंट हमें करनी चाहिए। फर्टिलाइजर एंड बेटर सीड्स वगैरह हमें डालने चाहिए ना, जो कि ड्रॉट रेजिस्टेंट सीड्स हमें यूज़ करने चाहिए। अब देखते हैं ये आइलैंड रीजन में हमें क्या करने की ज़रूरत है, कि ओल्ड और लेस प्रोडक्टिव कोकोनट ट्रीज है उनको न्यू यंग ट्रीज से रिप्लेस करने की ज़रूरत है, ताकि, और क्रॉप की इंटेंसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर से शिफ्ट हो। ठीक है, और ये सस्टेनेबल इंटेंसिव एग्रीकल्चर होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं अनसस्टेनेबल तरीके से हम इंटेंसिव एग्रीकल्चर करें। फिर अगला है कि फिशरीज प्रमोशन और वाटर मैनेजमेंट वगैरह बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये जो एरिया है ना अपना, ये वाले अपना वेस्टर्न घाट्स वाले जो एरिया है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, मतलब कोस्टल प्लेन्स और घाट्स वाले इलाका जो है, इसमें, और जो अपने आइलैंड्स है उसमें जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन प्रेशर मीडियम टू हाई है, क्योंकि कोस्टल इलाके में पॉपुलेशन जनरली ज़्यादा होती है, तो मीडियम टू हाई पॉपुलेशन प्रेशर है। जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो मीडियम है, मतलब अपना एलुवियल सॉइल है, तो मीडियम लैंड की प्रॉपर्टी है, बट वो कई कई जगह क्या डिग्रेडेड भी है, तो इसीलिए वो प्रॉपर्टी हाई की जगह मीडियम ही है। रिलेटिवली पुअर लैंड, रिच वाटर रिसोर्सेज तो ऑफकोर्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ आ रही है, ईस्ट और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, तो इसीलिए वाटर रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा है, रेन भी बहुत ज़्यादा पड़ती है इन इलाकों में। तो ठीक है, अब बाकी ये जो ईस्टर्न और सदर्न इलाके हैं, यहाँ पे लैंड की प्रोडक्टिविटी ही कम है, फिर लेस फेवरेबल लैंड एंड वाटर, लो मीडियम पॉपुलेशन प्रेशर भी इतना ज़्यादा नहीं है। देखो वाटर की, लैंड की प्रोडक्टिविटी कम, वाटर कंडीशंस फेवरेबल नहीं, ड्रॉट लाइक कंडीशंस, तो ऑफ कोर्स पॉपुलेशन कम हो ही जाती है ऐसे इलाकों में, तो पॉपुलेशन प्रेशर मीडियम टू लो ही होता है। डिटीरियोरेटिंग इन्वायरमेंट है सॉइल पर्सपेक्टिव से और वाटर पर्सपेक्टिव से। अब फटाफट ये कुछ कुछ वैल्यूज़ हमें याद करनी है टेम्परेचर की, और बाकी ये वाली वैल्यूज़ हमें याद करनी है, ये वाली हम फटाफट देखते हैं। तो कैसे याद करनी है, तो ये जो 15 के 15 रीजन है, देखो, जो हम गर्मियों की बात करते हैं पहले, 25 से 40 लगभग टेम्परेचर हर जगह 25 से 40 होगा, ऐसे मान के चलना है। अब हर जगह में कुछ कुछ एक्सेप्शन तो आएंगी फिर। अब कुछ कुछ एक्सेप्शन क्या है 25 से 40 की रेंज की, एक तो वेस्टर्न हिमालयाज है, क्योंकि ठंडे इलाके होंगे ऑफ कोर्स, तो वहाँ 25 से 40 की, मतलब 25 से 40 की जगह लोअर टेम्परेचर तो बस 5 ही रह जाता है। ठीक है, और हाइयर टेम्परेचर भी 30 हो जाता है। देखो जहाँ हाइयर टेम्परेचर घटेगा ना, फिर वो 30 हो जाएगा, 30, 30, तो 30 हो गया, तो लोअर टेम्परेचर घट गया 5, लोअर टेम्परेचर तो बस 5 ही रह गया, हाइयर भी 30 ही हो गया। वेस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज में भी 25 से 30 हुआ, 25 से 40 की जगह 25 से 30 हो गया, मतलब जो हाइयर एंड का टेम्परेचर था वो घट गया। फिर अब लोअर गंगेटिक प्लेन्स में
मतलब वेस्ट बंगाल वाला के इलाके में वहाँ पे भी 25 से 30 ही रह गया, क्योंकि मॉडरेट लाइक कंडीशंस हो जाती हैं, क्योंकि वही सी है ना पास में। बाकी हर जगह तो 25 से 40 ही आपको लेके चलना है। बस अब सी क्योंकि पास में है तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और हिल्स में भी थोड़ा टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ईस्ट वाले इलाके में वो 40 से 35 हो जाएगा, और वेस्ट इलाके वाले में वो 40 से 32 हो जाएगा। वेस्ट में और भी ज़्यादा कम हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर। तो ये आपको चीज़ याद रखनी पड़ेगी। और इनिशियल टेम्परेचर वहाँ 26 है, बस इतना तो ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है। जो वेस्टर्न ड्राई रीजन है, हर जगह जब 25 से 40 टेम्परेचर जा रहा है तो वहाँ तो 40 से ज़्यादा ही जाएगा, क्योंकि वो ड्राई रीजन है ही ऑफकोर्स। और आइलैंड रीजन में टेम्परेचर 30 रहता है, क्योंकि मॉडरेट टेम्परेचर ही रहता है वहाँ पे। देखो आइलैंड रीजन का तो बस सीधा याद कर लो, 30 25, 30 25 200 से ज़्यादा, 30 25 200 से ज़्यादा, ऐसे करके याद कर लो, 200 से ज़्यादा रेन है। ठीक है, तो ये याद हो गया। अब बाकी चीज़ें हमने देखा था ना ईस्ट कोस्टल प्लेन्स वाला, तो 25 से 40, 25 से 35, 25 से 32 और 25 से 42, मतलब गुजरात के प्लेन्स में 40 से भी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। तो ये जो वेस्ट वाले इलाके हैं ना, गुजरात प्लेन्स और वेस्टर्न ड्राई रीजन, इसमें तो 40 से ज़्यादा पहुँच रहा है। गुजरात वाले के इलाके में 42, और उसमें केवल ओवर 40 डिग्री सेल्सियस हमको लिखना है। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं जो सर्दियों में कैसा कैसा टेम्परेचर रहेगा। सर्दियों में देखो, जैसे वहाँ पे 25 से 40 हमने बोला ना, अब रेंज कम कर दो, 15, मतलब रेंज हो गई अब 10 से 15, 10 से 25। पहले भी 15 की रेंज थी, अभी भी 15 की रेंज है, तो अब 10 से 25 वाली रेंज कॉमन है। कहीं कुछ ना याद आए तो 10 से 25 लिख दो। अब इसकी भी 10 से 25 की कुछ कुछ एक्सेप्शंस होगी। एक्सेप्शंस वही है, देखो, मिडल गंगैटिक प्लेन, अपर गंगैटिक प्लेन, ट्रांस गंगैटिक, ईस्टर्न प्लाट्यू, सेंट्रल प्लाट्यू, हर जगह उतनी ही है, 10 से 25 ही दिख रहा है। बट कहीं कहीं डिफरेंट होगा। जैसे ट्रांस गंगैटिक प्लेन में देखो ठंडा इलाका होगा, पंजाब वगैरह का इलाका होगा, तो वहाँ पे जो अपर टेम्परेचर है वो 5 से कम कर दो, तो 10 से 20 कर दो। ठीक है, अब जो नीचे है वेस्टर्न इलाका, ठीक है, वेस्टर्न प्लाट्यू थोड़ा सा ये भी ठंडा होगा। ये हमने पहले भी वेस्टर्न वाला, तो उसमें अब थोड़ा सा ठंडा होगा। तो जैसे यहाँ पे वेस्ट कोस्टल प्लेन थोड़ा सा ठंडा था, 32 ही रह गया था, तो अभी यहाँ पे वेस्टर्न कोस्टल प्लेट्यू, जो वेस्टर्न घाट्स वगैरह वाला इलाका है, वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स वाला, उसमें कम हो जाएगा। तो उसमें पहले 10 से 25 है, अब इसमें 5 से 25 हो गया। तो यहाँ पे 5 से कम अपर रेंज में किया ट्रांस गंगैटिक प्लेन में, वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स में लोअर रेंज में 5 से कम किया, तो 5 से 25 हो गया। और जो सदर्न प्लेट्यू है उसमें जो लोअर रेंज है वो 3 से बढ़ा दी, अपर रेंज 4 से घटा दी। पहले हम 5 की वैल्यू से चेंज कर रहे थे, अब इसमें लोअर रेंज 3 से बढ़ा दी, अपर रेंज 4 से घटा दी। ठीक है, ये भी याद हो गया। अब जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ठीक है, और हिल्स हैं जो वहाँ के, वहाँ पे 20 से 30 का टेम्परेचर रहना है, तो ये याद कर लो 20 से 30 का। अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में जैसे हमने पहले याद करा था ना, 40 की जगह 32 ही रह गया था, और 25 से 26 हो गया था। ऐसे ही यहाँ पे 20 से 30 की रेंज है, तो अब थोड़ा सा ठंडा तो ये होता ही है, तो ये 20 की जगह 18 से हो गया, 18 से 30। 20 से 30 भी याद करोगे तो चलेगा। ठीक है, अब बाकी बचा गुजरात प्लेन और वेस्टर्न ड्राई रीजन। तो देखो ये थोड़े गर्म तो होने ही है, और वेस्टर्न ड्राई रीजन थोड़ा सा ठंडा होना है, क्योंकि ठंड में सैंड जल्दी रूज करता है, और गुजरात वाला इलाका थोड़ा गर्म ही रहता है। ठीक है, पहले भी हमने देखा था 25 से सब 40 जा रहे थे, ये 25 से 42 गया था। अब थोड़ा सा गर्म, मतलब 5 5 का चेंज होना है अब इसमें। ठीक है, तो पहले 10 से 25 था, तो अब ये 15 से 30 हो गया, और यहाँ पे 5 से कम 10 से 25 था, तो ये 5 से 20 हो गया। ठीक है, तो ये भी याद हो गए, ये भी याद हो गए, ये भी याद हो गए, ये भी दोनों याद कर लिए, ये भी याद कर लिया। अब जो वेस्टर्न हिमालयाज है वहाँ पे देखो माइनस से भी कम टेम्परेचर चला जाता है, यही तो बात है अपना जम्मू कश्मीर वगैरह इलाकों की। तो वहाँ पे 0 से -4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आपको लिखना है। और बाकी जो ईस्टर्न हिमालयाज है और लोअर गंगैटिक प्लेन्स, देखो लोअर गंगैटिक प्लेन तो पहले भी थोड़ा ठंडा था ना, 25 से 40 जा रहे थे तब, ये 25 से 30 जा रहा था तब भी। ठीक है, तो 25 से 30 जा रहा था तब भी, तो अभी भी ये 12 से 18 ही जाएगा। तो 12 से 18, और वो 10 से 20, तो 10 से 20 ही याद रखो। जैसे कि वहाँ 20 से 30 जा रहा है ना नीचे, क्या ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन 20 से 30 जा रहा है, ऐसी जो ईस्टर्न हिमालयास है और लोअर गंगैटिक प्लेन है, ये 10 से 20 जा रहा है। नीचे 20 से 30 जा रहा है, ये 10 से 20 जा रहा है।
तो 10 से 20 जा रहा है, बस जो लोअर गंगेटिक प्लेन है ये और 10 से 18 ही जा रहा है, इसकी रेंज और कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी याद हो गया। अब देख लेते हैं हम रेन कितनी कितनी कैसे कैसे हो रही है, वो चीज़ हम फटाफट देख लेते हैं। तो वो चीज़ कैसे देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं 200 से ज़्यादा बारिश कहाँ हो रही है। 200 से ज़्यादा बारिश हो रही है एक तो नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज़ में। ठीक है, तो ईस्टर्न हिमालयाज़ में 200 से ज़्यादा बारिश हो रही है। फिर अगली 200 से ज़्यादा बारिश जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड हिल्स है ना, जो वेस्टर्न घाट्स वाले इलाके हैं, तो वहाँ पे 200 से ज़्यादा बारिश हो रही है। और 200 से ज़्यादा बारिश अपना आइलैंड्स में हो रही है। तीन तो याद हो गए, अब 15 में से 3 याद हो गए, बचे 12। अब 200 से कम, ये 75 से 150 वाली बारिश कहाँ हो रही है, 75 से 150 वाली बारिश कहाँ हो रही है। तो देखो अभी हमने वेस्टर्न ईस्टर्न हिमालयाज देखे थे, अब वेस्टर्न हिमालयाज में हो रही है। ठीक है, एक तो वेस्टर्न हिमालयाज में हो रही है, फिर अपर गंगा प्लेन्स में हो रही है। अपर गंगेटिक प्लेन में 75 से 150 की हो रही है। पॉइंट टू बी नोटेड, ट्रांस गंगेटिक प्लेन्स में नहीं हो रही है 75 से 150, अपर गंगेटिक प्लेन्स में हो रही है। ट्रांस गंगेटिक प्लेन्स में आपको ये डायरेक्टली याद करना है, ये 40 से 100 सेंटीमीटर की रेन हो रही है। ठीक है, ये चीज़ याद हो जाएगी। हाँ हो गई सर। अब 75 से 150 के हमने दो देख लिए थे कि 75 से वेस्टर्न हिमालयस और अपर गंगेटिक प्लेन, और ईस्टर्न ईस्ट वाले इलाकों में भी 75 से 150 हो रही है। देखते हैं वो 100 सेंटीमीटर आइसोफाइट से ईस्ट की तरफ है, तो ईस्टर्न वाले इलाके में भी दो इलाके हैं। कौन से? ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड हिल्स। ईस्टर्न प्लेट्यू, ईस्टर्न प्लेट्यू और ईस्टर्न प्लेन, ईस्टर्न प्लेट्यू और ईस्टर्न प्लेन दोनों जगह। ठीक है, देख लेते हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न प्लेन और ईस्टर्न प्लेट्यू, ईस्ट वाले इलाके में दोनों जगह, तो 4 जगह 75 से 150 की बारिश हो रही है। 3 जगह हमने देख लिया, तो 200 से ज़्यादा की बारिश हो रही है, तो 7 जगह हमें याद हो गई। ठीक है, अब बचे 8 जगह रह गई। अब उसमें देखते हैं कुछ और जगह। वेस्टर्न ड्राई जो इलाका है उसमें 25 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रही है, ये तो याद ही कर लो। वेस्टर्न ड्राई इलाका 25 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रही है, तो वेस्टर्न ड्राई इलाका यह है, 25 सेंटीमीटर से कम हो रही है। तो अब उसके बाद जो अगली कम होगी ना, वो वेस्टर्न जो प्लेट्यू वाला इलाका है ना, क्योंकि वो ईस्टर्न घाट्स की छाव में आ जाता है, तो ये 25 से कम हो रही है, तो वो 25 से लेके 75 तक। ठीक है, 25 से लेके 75, पहले ये हो गया वेस्टर्न ड्राई एरिया। अब ये वाला एरिया आएगा 25 से लेके 75 तक। ठीक है, अब उसके बाद गुजरात प्लेन्स आएगा। ठीक है, गुजरात प्लेन्स का क्या है, गुजरात प्लेन्स एंड हिल्स का वो 25 से लेके 75 तक है। अब इसमें 25 ऐड कर दो और इसमें भी 25 ऐड कर दो, तो ये 50 से लेके 100 हो गया। ठीक है, याद हो गया। 25 से कम, 25 से 75, फिर 50 से 100, तो ये तीनों आपको याद हो गए। अब जो गुजरात 50 से 100 है, तो ये ऊपर वाला सेंट्रल जो प्लेट्यू एंड हिल्स है ये भी 50 से 100 है, और सदर्न प्लेट्यू एंड हिल्स भी 50 से 100 है। ये वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स का तो मैं देख ही चुका हूँ ना कि ये 25 सेंटीमीटर का है, 25 से 75 है, तो ये आपको सारे याद हो गए। ये 3 भी याद करवा दिए मैंने, ये 3 भी याद करवा दिए, ये 4 भी याद करा दिए, तो कितने हुए? 4 5 6 7 8 9 10। और इसमें भी हमने 3 याद करे थे, पर वेस्टर्न जो गुजरात है 50 से, तो वो तो कॉमन है, तो 12 याद करवा दिए मैंने अब तक आपको। ठीक है, अब 13वां तो यही था, ट्रांस गंगेटिक प्लेन, जो हमने बोला कि 40 से 100 तक ये हमें याद करने हैं। ठीक है, तो 13 याद हो गए। अब कोई 2 रह गए। अब जैसे अपर गंगा प्लेन है, 2 यही रह गया, मिडल गंगा प्लेन और लोअर गंगा प्लेन। अपर गंगा प्लेन की हमने पहले बता दी कि जब मैंने 75 से 100 वाले बताए थे, तो उसमें मैंने कितने बताए थे? 4 प्लेसेस बताए थे। तो वेस्टर्न हिमालयस के साथ मैंने अपर गंगा भी बोला था। ठीक है, तो अब लोअर गंगा, मिडल गंगा और लोअर गंगा तो रह गए थे। तो अपर गंगा में 75 से 150 है, तो अब मिडल गंगा में उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी ना, तो उसका लोअर बेस 25 से बढ़ा दो, तो 100 से 150 हो जाएगा। अब लोअर गंगा में तो उससे भी ज़्यादा होगी, तो उसका अपर बेस बढ़ा दो 50 से, तो वो 100 से 200 सेंटीमीटर वाली बारिश हो जाएगी। ठीक है, तो ये 75 से 150, देन 100 से 150, देन 100 से 200, तो ये वाली भी हमें रेंज याद हो गई। तो ये सारी ब्रॉड टेम्परेचर और ये वाली रेंज हमें याद रहे ना, तो पेपर में हमें हेल्प होगी। अब हम अगला देखते हैं। अब अभी हम एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, पर उससे पहले अब एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया के बारे में हम थोड़ा पहले देख लेते हैं, ताकि आसान होगा जानने में। ये ICAR स्कीम है एग्रीकल्चर इकोलॉजिकल उसकी, और इसमें 20 रीजन्स है। ठीक है, ICAR की स्कीम है,
जिसमें 20 रीजन्स आइडेंटिफाई करें। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो फूड फाओ है ना, उसने 1989 में क्लासिफाई करे थे एग्रीकल्चर एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स और एग्रो एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स के बारे में। और उसने बोला था जो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स है ना, ये लैंड यूनिट्स हैं इन टर्म ऑफ, ठीक है, किसके टर्म में ये लैंड यूनिट्स हैं? एक तो बायो क्लाइमेटिक फीचर्स जो भी हैं, ठीक है। दूसरा है एलपीजी एलजीपी, लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड, बायोक्लाइमेटिक लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड। तीसरा है जो भी क्रिटिकली सूटेबल क्लाइमेटिकली सूटेबल टू सर्टेन रेंज ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप कल्टीवेशन, क्लाइमेटिकली सूटेबल टू सर्टेन रेंज ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन। एग्रोक्लाइमेटिक रीजन जो है विच क्रॉप इज सूटेबल इन पर्टिकुलर क्लाइमेट एंड व्हाट इज इट्स ग्रोइंग पीरियड, ठीक है। इसके बारे में ही, इसी से एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स बना है कि कौन सी क्रॉप किस रीजन में सूटेबल है कल्टीवेशन के लिए और उसका लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड क्या है, ठीक है। बायोक्लाइमेटिक जो भी उसके फीचर्स हैं उससे एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स बनते हैं। और एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स क्या होते हैं? जब एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स को सुपर इम्पोज कर दिया जाता है किसी भी लैंडफॉर्म पे एंड सॉइल कंडीशंस पे, ठीक है, तब देयरफॉर तो फ्यू एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स, कुछ एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स के अंदर फ्यू एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स भी होते हैं। अब सेकंड, फॉर डिमार्केटिंग एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया, जो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स है ना, उनको फर्दर सब डिवाइड करा है सॉइल टाइप्स के बेसिस पे। दस जो मेसो रीजन्स थे ना ऑब्टेन्ड एंड 10 कुछ मैसो रीजन्स ऑब्टेन हुआ जब हमने ऐसे सुपर इम्पोज किया सॉइल टाइप पे। देन जो उसका लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड थी हैज़ बीन सुपर इम्पोज्ड ऑन देम बाय यूजिंग जीआईएस, तो उससे हमें एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स मिलते हैं इंडिया के, ठीक है। अब वो देख लेते हैं कि कौन कौन से एग्रो इकोलॉजी, तो इनके नाम तो अलग अलग है, 20 है ये। जैसे वेस्टर्न हिमालय, कोल्ड एरिड, ये नाम तो हम बाद में अच्छे से देख लेंगे। और लोकेशन भी कैसे याद करनी है वो भी मैं बताता हूँ। ये पूरा मैप बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, तो ये मैप अभी हम सिंप्लीफाई कर देंगे याद करने के लिए। तो पहले नीचे देखते हैं कि ये मैप कैसे याद करना है। जैसे पहले वाला मैप याद कराया था ना, अब ये वाला मैप हम यहाँ से याद करते हैं। तो देखो, तो कुछ कुछ चीज़ें बस याद करनी होगी। देखो, दो रीजन तो यहाँ पे हो गए, ये पहले एक ही रीजन था ना वेस्टर्न हिमालय, तो दो रीजन तो यहाँ पे हो गए। अब तीन रीजन यहाँ पे है, वैसे इसका जो रीजन है ये यहीं से कनेक्टेड है, तो दो रीजन यहाँ पे और हो जाएंगे। वैसे तीन लिख रखा है मैंने यहाँ पे, पर दो रीजन यहाँ पे, तो दो यहाँ पे हो गए, दो यहाँ पे हो गए, गिनते रहना, चार हो गए, ठीक है। अब पांच तरीके के ये प्लेन्स है, वेस्टर्न प्लेन्स, कच्छ एंड काठियावाड़ जिसमें आ रहा है। फिर दूसरा है नदर्न प्लेन्स एंड सेंट्रल हाईलैंड अलावलीज भी इसमें आ रहा है। फिर अगला है नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर ईस्टर्न प्लेन, फिर ये बंगाल एंड असम प्लेन। तो पांच तरह के ये हो गए। तो चार तो हमने पहले देख लिए थे, दो और पांच और हो गए, पांच ये प्लेन्स हो गए। तो ऐसे याद रखना है, पांच प्लेन्स, इनकी लोकेशन भी याद करवा देंगे, पांच प्लेन्स और दो ये रीजन, तो कितने हो गए? 9 हो गए टोटल। अब एक तो ये वाला याद कर लो, आइलैंड वाली, ठीक है, तो 10 हो गए, 10 याद कर चुके हैं अब तक हम। फिर अगला है कि अभी तक दो में ये डिवाइड हुआ था, दो में ये डिवाइड हुआ था, अब दो में ही गुजरात डिवाइड होगा। तो अभी तक गुजरात प्लेन्स एंड हिल्स एक ही था एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स में, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन में ये भी दो में डिवाइड हो गया, तो दो रीजन इसके हो गए, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? सेंट्रल मालवा इंक्लूड है इसमें, सेंट्रल मालवा हाईलैंड, गुजरात के प्लेन्स एंड काठियावाड़, ये सब इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो दो रीजन यहाँ के हो गए, तो एक तो पहले हम प्लेन्स में इंक्लूड कर ही चुके थे, अब एक और हो गया, तो 11 रीजन से हो गए यादव में। दो रीजन ये हैं, ये वाले वेस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो ये दो हो गए। अभी तक हम कितने, 11 याद हो गए थे ना, अब 13 याद हो गए, 13 याद हो गए। अब बाकी के बचे हुए 7 बचे हुए हैं, तो अब हम इसे यहाँ से याद कर लेंगे। यहाँ से कैसे याद करेंगे? अभी हम दो दो के पेयर पेयर में चल रहे थे ना, दो यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, अब दो ही यहाँ पे हैं। कौन से? ईस्टर्न प्लेट्यू भी दो तरीके के हो गए, ईस्टर्न प्लेट्यू। कौन से दो तरीके के? एक तो ईस्टर्न प्लेट्यू छत्तीसगढ़ वाला, दूसरा ईस्टर्न प्लेट्यू छोटा नागपुर वाला, ठीक है। तो दो हो गए, ईस्टर्न प्लेट्यू छत्तीसगढ़ वाला, ईस्टर्न प्लेट्यू छोटा नागपुर वाला, छत्तीसगढ़ वाला, छोटा नागपुर वाला, तो ये दोनों भी याद हो गए। तो अब उसके बाद जो डेक्कन रीजन है वो तीन तरीके के हैं, एक तो डेक्कन रीजन ही है खाली, जैसे हम डेक्कन रीजन कहेंगे। फिर डेक्कन, अगला है डेक्कन तेलंगाना एंड ईस्टर्न घाट वाला, तेलंगाना वाला डेक्कन रीजन हो गया, ठीक है।
फिर उसके अगले वाला हो गया डेक्कन प्लेट्यू हॉट एरिड, इसका नाम ही ये है DPHA, डेक्कन प्लेट्यू हॉट एरिड, डेक्कन प्लेट्यू हॉट एरिड। ये डेक्कन प्लेट्यू, ये डेक्कन तेलंगाना एंड ईस्टर्न घाट, ये डेक्कन प्लेट्यू हॉट एरिड। ठीक है, तो ये भी हमें याद हो गया। अब एक है, ये दिल तो याद करना है ना इसका पूरे का, सेंट्रल हाईलैंड मालवा, ये याद करना है, तो ये भी याद हो गया। अब अगला एक ऊपर बचा है तो एक नीचे भी बचा होगा, तो ये क्या है, ईस्टर्न घाट्स एंड तमिलनाडु प्लेट्यू एंड डेक्कन, ये वाला इलाका जो है ना, ये वाला नीचे वाला, तो ये क्या है, ईस्टर्न ईस्टर्न घाट्स तमिलनाडु प्लेट्यू एंड डेक्कन। ठीक है, ईस्टर्न घाट तमिलनाडु प्लेट्यू एंड डेक्कन, तो याद हो गए, कैसे याद हुए बताओ। तो दो तो यहाँ पे, दो, दो चार, दो छः, दो आठ, तीन ये 11, ठीक है, दो यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड और एक नीचे 12 13, दो यहाँ पे 14 15, एक यहाँ पे 16, ठीक है, 5 यहाँ पे 21, ठीक है, एक आध रिपीट हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, दो यहाँ पे हमने जो गिने थे उनमें से एक ही गिनना था हमें, क्योंकि ये डबल जगह रिपीट हो रहा है, तो 20 हमें याद हो गए। अब इनके नाम फटाफट याद करने की कोशिश कर लेते हैं। वेस्ट मतलब पढ़ लेते हैं, याद तो अपने आप ही हो जाएंगे। दो हैं, तो एक वेस्टर्न हिमालयास तो ये है ही, तो एक वेस्टर्न हिमालयास है, एक है कोल्ड एरिड वाला जो ऊपर का है, और नीचे का है वो कोल्ड एरिड, तो ये कोल्ड नहीं होगा, ये वार्म होगा, और एरिड नहीं होगा, ये सब ह्यूमिड टू ह्यूमिड होगा। ठीक है, तो याद हो गया, एक कोल्ड एरिड है, एक वार्म ह्यूमिड टू वार्म, सब ह्यूमिड टू ह्यूमिड, सब ह्यूमिड टू ह्यूमिड, तो ये दोनों याद हो गए। अब यहाँ है, एक है ईस्टर्न हिमालयस, तो दोनों यहाँ, एक है ईस्टर्न हिमालयस, नीचे वाला है नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस, तो ये दोनों भी याद हो गए। अब प्लेन्स हम देख लेते हैं, तो ये वाले प्लेन्स पहले हम देखते हैं, मतलब ये वाला देख लेते हैं यहाँ से। वेस्टर्न प्लेन्स, कच्छ रीजन ज़्यादातर आ रहा है, काठियावाड़ तो यहाँ थोड़ा बहुत मान सकते हैं, तो वेस्टर्न प्लेन्स एंड कच्छ है मेनली, तो काठियावाड़ भी थोड़ा बहुत रीजन आ रहा है, तो वेस्टर्न प्लेन्स है ऑफकोर्स, वेस्ट का इलाका, तो वेस्टर्न प्लेन्स एंड कच्छ एंड काठियावाड़। फिर अगला है कि नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स और सेंट्रल हाईलैंड्स इंक्लूडिंग अरावली भी आ रहा है। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड नीचे है तो सेंट्रल हाईलैंड इसमें भी आएगा। देखो नॉर्दर्न प्लेन इसके ऊपर है और सेंट्रल हाईलैंड इसके नीचे है, ये बीच का इलाका है, तो ये नॉर्दर्न प्लेन एंड सेंट्रल हाईलैंड इसे नाम दे दिया, जिसमें अरावली भी आ रहा है। ठीक है, याद हो गया। यहाँ एक ट्रायंगल करके आएगा रीजन, ये ऐसे गया, यहाँ एक ट्रायंगल करके रीजन आएगा जिसका का नाम ऊपर से और नीचे से आया है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स और सेंट्रल हाईलैंड मालवा, ये सेंट्रल हाईलैंड मालवा है, ये सेंट्रल हाईलैंड्स ही है बस। ठीक है, तो आपको ऊपर वाला भी नाम याद हो गया, नीचे वाला भी याद हो गया। अब ये सेंट्रल हाईलैंड्स मालवा है, तो इस इलाके में क्या आएगा, सेंट्रल मालवा हाईलैंड्स, इधर से इसका नाम आ गया सेंट्रल मालवा हाईलैंड्स, और गुजरात प्लेन्स भी इंक्लूडेड है, काठियावाड़ भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो राइट से इसने नाम लिया सेंट्रल मालवा हाईलैंड्स, गुजरात प्लेन्स भी इसमें इंक्लूडेड है, काठियावाड़ भी इसमें इंक्लूडेड है, तो ये नाम भी आपको याद हो गया, इजी। अब ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये देखो पतली सी बस एक पट्टी है जो शुरू में यूपी के बॉर्डर से ऊपर से लगती हुई आ रही है। ठीक है, पंजाब के ऊपर के इलाके से, हरियाणा के ऊपर के इलाके से अपना उत्तराखंड और हिमाचल से लगते हुए, ठीक है, ये आ रही है पट्टी। फिर जैसे ये नेपाल और उत्तराखंड का बॉर्डर आता है, ये पट्टी अलग हो जाती है, और फिर ये नीचे की पूरी ऐसे आती है, बिहार के थोड़ा सा रीजन इंक्लूड करती है। ठीक है, बिहार और झारखंड के बॉर्डर वाले इलाके पे, ये मध्य प्रदेश वाले इलाके पे ख़त्म हो जाती है। अब अगला है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया, फिर इसके अलावा जो भी है वो ईस्टर्न प्लेन है, पूरा बिहार तक ये जो लाइन एक्सटेंड होती है, तो ये ईस्टर्न प्लेन्स है। ठीक है, अब यहाँ से जो बंगाल से इलाके से शुरू होती है और ये असम के पूरे प्लेन्स तक जाती है ब्रह्मपुत्रा के, तो इसे बंगाल एंड असम प्लेन्स कहते हैं, तो ये भी हमें याद हो गया। सेंट्रल मालवा हाईलैंड्स तो हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, अब बाकी ये दोनों तो हमें याद ही रहते हैं। ठीक है, जो कोस्टल प्लेन्स हैं ये भी हमें याद है। अब देखते हैं ये वाला इलाका, तो इस वाले इलाके में देखो ये क्या है, ये वाला जो इलाका है ये हमें ओमान, वो सऊदी अरेबिया के रीजन जैसा लग रहा है ना, ये वाला कुछ, ठीक है, दिख रहा है ना, ये वाला ऐसे। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, कोस्टल ईस्टर्न प्लेट्यू है, छोटा नागपुर वाला, तो ये थोड़ा ऐसे एल शेप्ड है। ठीक है, अब बाकी ये वाला हमारा कैसे है, ये वाला यहाँ तक है। ठीक है,
अलग पेन से बना देते हैं। ये वाला यहाँ तक है, ये वाला थोड़ा एल शेप्ड का है। ये ईस्टर्न प्लेट्यू छोटा नागपुर वाला है। तो ये भी याद हो गए हमें। कौन से दो ईस्टर्न प्लेट्यू है, एक छोटा नागपुर वाला है और दूसरा छत्तीसगढ़ वाला है। अब उसके बाद हमने देख लिया था एक डेक्कन प्लेट्यू तीन तरीके के हैं। डेक्कन प्लेट्यू ये देखो, ये यहाँ से ऐसे 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 शुरू हो रहा है, फिर ये पूरा लगभग महाराष्ट्र वाला इलाका, ठीक है, बस इस इलाके को, नागपुर वाले इलाके को छोड़ के ये पूरा नीचे तक आया, ठीक है, नीचे तक आके फिर ये ऐसे आ गया, ठीक है, ये ऐसे 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 ऐसे। तो कर्नाटका भी इसमें लगभग पूरा नॉर्थ कर्नाटका इसने अपने में ले लिया। महाराष्ट्र काफ़ी सारा और नॉर्थ कर्नाटका अपने में ले लिया। नॉर्थ का कर्नाटका, नॉर्थ कन्नड़ और डेक्कन महाराष्ट्र का काफ़ी सारा इलाका इसने अपने में ले लिया, जिससे इसने डेक्कन प्लेट्यू बोला। फिर उसके बाद बाकी के इलाके को, ये यहाँ से शुरू होता है डेक्कन तेलंगाना वाला इलाका, लगभग तेलंगाना के से ही शुरू होता है, ठीक है, और ये नीचे नीचे जाता है यहाँ तक ईस्टर्न घाट, डेक्कन तेलंगाना एंड ईस्टर्न घाट्स को कवर करता हुआ तमिलनाडु से जस्ट ऊपर तक, तो ये आ जाता है, ठीक है। अब इसका जो डेक्कन प्लेट्यू और डेक्कन तेलंगाना एंड ईस्टर्न घाट्स के जो बीच का इलाका है, इसे डेक्कन प्लेट्यू हॉट एरिड कहते हैं। डेक्कन प्लेट्यू हॉट एरिड इस रीजन को कहते हैं। और जो बाकी बचा हुआ रीजन है उसे हम ईस्टर्न घाट्स, तमिलनाडु प्लेट्यू एंड डेक्कन बोलेंगे। ईस्टर्न घाट्स, तमिलनाडु प्लेट्यू एंड डेक्कन। तो ये भी हमें याद हो गया। तो हमें एग्रो इकोलॉजिकल रीजन और उसका मैप तो अच्छे से याद हो गया। अब हम ऊपर जाते हैं और कुछ डिटेल याद करने की कोशिश करते हैं इसके बारे में, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स के बारे में। ये अब हम नेक्स्ट वीडियो से करते हैं।